तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेस का ही एग्जाम्पल है। तो पहले जान लेते हैं प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ ए प्रिज्म। बहुत से लोग प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो व्हाट इज़ ए प्रिज्म? प्रिज्म इज़ ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस, टू प्लेन सर्फेसेस, ठीक है। दो प्लेन सर्फेसेस से बाउंडेड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बोलते हैं प्रिज्म। तो दो प्लेन सर्फेसेस कौन से? तो प्रिज्म का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसमें तीन सर्फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो एक जो साइड है उसको तो बेस बोल सकते हैं। दो सर्फेसेस, दो प्लेन सर्फेसेस, एक ये और एक ये, इसके बीच में एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो ऑप्टिकली सभी डायरेक्शंस में, सब जगह पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एक बराबर हो, यानी ऑप्टिकली सब जगह एक जैसा डेंस हो, ऐसे मीडियम को बोलते हैं होमोजीनियस। और ट्रांसपेरेंट का मीनिंग तो जानते ही हो, जिसके आर पार लाइट जा सकती है, लाइट कैन पास थ्रू ए मीडियम, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। और अगर हम 1 और 3 को लेते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, को भी ले सकते हैं, 3 और 2 को भी ले सकते हैं, कोई भी दो सर्फेसेस। तो इन सर्फेसेस के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल सपोज ए है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा, 10 डिग्री या फिर इतना हो, तो वो कहलाता है थिन प्रिज्म, ठीक है। मतलब ऐसा अगर कोई प्रिज्म हो, इसको हम बोलेंगे थिन प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म काफ़ी अगर छोटा हो तो ये कहलाता है थिन प्रिज्म। क्लास शुरू होने से पहले डिसलाइक कर देते हैं, अरे भैया पढ़ा तो लेने दो थोड़ा, जब बहुत बुरा लगे, तुम्हें उल्टी आए मेरा क्लास पढ़ने से, तो डिसलाइक कर देना चलेगा। क्लास शुरू हुआ नहीं, डिसलाइक करने के लिए प्रकट होगा। चलो लाइक भी मत करो, पढ़ लो थोड़ा फिर कर देना। जैसे धरती पे जन्म ही लिया इन्होंने डिसलाइक करने के लिए। खैर, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है ये हमने जान लिया। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस एट एन एंगल, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो डेरिवेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से समझना पड़ेगा, और डिफ़िकल्ट भी है साथ साथ थोड़ा लेंथी भी है। तो उसमें सेक्शन वाइज अगर हम उसको करेंगे, सेक्शन वाइज अगर याद करेंगे तो याद करना भी, हमने भी ए लिख दिया। तो सपोज़ ये एक इंसिडेंट लाइट रे आती है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे नॉर्मल बना लिया। मान लो पी पॉइंट था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है वो ये एक्चुअल पाथ ये होगा, ठीक। एक्चुअल पाथ से लाइट रे डेविएट हो जाएगी, इधर मान लो एयर है और इधर प्रिज्म का मीडियम है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए, या हमने जो अपने डेली लाइफ में देखा रहता है, स्कूल में देखने को मिलता है, वो ग्लास प्रिज्म रहता है ज़्यादातर। तो इधर मान लो एयर है, इधर ग्लास है, ठीक। तो एयर से ग्लास में एंटर किया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर या कोई भी मीडियम हो सकता है, चलो मीडियम 1 था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया और इसका मान लिया n2, और लेट n1 इज़ लेस देन n2, यानी कि जो प्रिज्म के अंदर मीडियम है वो डेंसर है। रेयर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पहले वाला मीडियम रेयर हो और प्रिज्म के अंदर वाला डेंसर हो, इसका उल्टा भी हो सकता है, बट इन जनरल वैसा नहीं होता है। ग्लास प्रिज्म जैसे हमने देखा है स्कूल के लैब वगैरह में, तो हम उसी को मानकर चलते हैं। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे आती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो हमारा लाइट रे का पाथ ये था, ये डॉटेड वाला हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट थी, डायग्राम ध्यान से बनाना, स्केल से बनाना है, स्केल और पेंसिल से, ठीक है। जब रे ऑप्टिक्स में सब स्केल और पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है।
तो ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ है, इधर हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ लाइट रे थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब नॉर्मल से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो ये रहा, मान लो ये रहा, हमने R1 बना दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइट रे बेस के पैरेलल हो, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है। तो अगर तुम्हें पैरेलल दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही तो भी ठीक है, क्योंकि वैसा कोई ज़रूरी भी नहीं कि पैरेलल दिखे। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे यहाँ से P से रिफ्लेक्ट हुई, मान लो यहाँ पे Q पे पहुँची। अब देखो क्या होगा, Q पर जब लाइट रे पहुँची तो यहाँ फिर मीडियम चेंज हो रहा है, इधर ग्लास है, इधर एयर है, जब भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो अब इस रे के लिए अगर देखें तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि रे किधर मुड़ेगी। तो यहाँ पर भी नॉर्मल बना लिया, इस पॉइंट पर भी हमने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। इस नॉर्मल को हमने जानबूझकर आगे बढ़ा दिया है, क्यों, यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट कराया, वो भी आगे समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ था, ऐसे जा रही थी लाइट रे, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। अब जा रहा है डेंसर से रेयरर, यानी नॉर्मल से दूर हटेगा, ये नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल था, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाया वो ये था, तो नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट रे, तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है जो प्रिज्म से बाहर निकली है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट रे, बाहर निकलने वाली, इमर्जेंट मतलब बाहर निकलने वाली, इमर्जेंट लाइट, ठीक है, ये इमर्जेंट लाइट रे हो गई। तो इमर्जेंट लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, कौन सा था नॉर्मल, ये था, ये, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो अंदर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे, कौन सी वाली, ये जो P से Q की तरफ आ रही थी इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम का मेन पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसमें डेरिवेशन करने के लिए और कुछ भी बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वाइवा में भी पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेल्टा सिंबल से इसको दिखाते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो प्रिज्म में जो इंसिडेंट लाइट रे थी, यानी ये वाली इधर से जो आई है, यहाँ पर जो दिख रही है, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच जो एंगल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी प्रिज्म ने अंदर जो लाइट आई थी उसको बाहर निकलते निकलते कितना डेविएट कर दिया है, उस बात का मेजर होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट लाइट रे का पाथ हमने ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, इमर्जेंट लाइट रे को थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, ये, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम दिख रहा है क्लियरली, नहीं दिख रहा तो बड़े स्क्रीन में देख लेना भाई, बट इसमें अब डायग्राम है ही थोड़ा कंजस्टेड। तो ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। और क्या करना था, ये P पॉइंट पे जो नॉर्मल बना है, इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है, और Q पॉइंट पे जो नॉर्मल बना है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया मान लो N, और ये एंगल ऑफ डेविएशन जहाँ बना है उसका नाम रख दिया मान लो M, ठीक है। ये बन गया, ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। और ये एक्स्ट्रा लाइंस को हटा देते हैं, थोड़ा कंजेशन कम रहेगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। इस डायग्राम की हेल्प से हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी बोला जाए इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन कह लो या प्रिज्म इक्वेशन कह लो, ठीक है। प्रिज्म इक्वेशन, प्रिज्म इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा चैट अपना अलग भी कर सकते हो बाद में भी, उसके लिए तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। तो डेरिवेशन काफ़ी लंबा है तो हम इसको सेक्शन वाइज करेंगे तो याद रखना इजी होगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जब भी हम किसी भी सेटअप के लिए निकालते हैं, मान लो लेंस के लिए हो जैसे, या प्रिज्म के लिए हो, हम लोग यहाँ प्रिज्म के लिए कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो स्नेल्स लॉ हमारा है, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे N2 बाई N1। N2 और N1 का मीनिंग जानते ही हो, N2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाना वो विद रिस्पेक्ट टू एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। 12th क्लास में एयर और वैक्यूम एक जैसे ही माने जाते हैं,
हालांकि हायर क्लासेस में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज़्यादा होता है। खैर अभी तुम 12 में हो तो चलेगा। और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब होता है वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये तो हमारी अलग बात हो गई, ये अलग है। इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम इस इक्वेशन में, स्नेल्स लॉ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू डालेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या होगा, आई और आर की वैल्यू का रिलेशन पता लगाना विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो आई तो ये रहा और आर ये रहा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको नहीं बोला है, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब मीडियम चेंज हो रहा है उस समय जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि इनका भी रिलेशन है, ऐसा नहीं कि रिलेटेड नहीं, ये भी रिलेटेड हैं। तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटीज़। तो देखो नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाला एक रोम्बस जो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, APNQ, ठीक है। इसको लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। इन क्वाड्रिलेटरल APNQ, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चारों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है कितना, 360। तो चारों एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए है ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल APN, और कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल PNQ, एंगल PNQ, ठीक है। और कौन सा एंगल है, NQA प्लस एंगल NQA। चार एंगल है, इनका सम होगा 360 डिग्री, ठीक। अब देखो एंगल APN और एंगल NQA ये दोनों 90 डिग्री हैं। 90 डिग्री हैं क्यों, क्योंकि P पर नॉर्मल बनाया था तो हमें मिला था APN, ये वाला है 90 डिग्री, और NQA ये भी 90 डिग्री, ये Q पॉइंट पे नॉर्मल बनाने से मिलता था। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री को इस तरफ ले आएंगे, 360 माइनस 180, इधर कौन सा एंगल बचे, एंगल A बचा और एंगल PNQ बचा, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल PNQ इक्वल टू 360 माइनस 180, तो हो गया एंगल A प्लस एंगल PNQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। अब एंगल A जो होता है यानी प्रिज्म एंगल, वो नॉन क्वांटिटी होता है। जब हम प्रिज्म मार्केट से लाते हैं तो हमें पता होता है ये जो सर्फेसेज हैं इनके बीच में कितना एंगल है, तो प्रिज्म एंगल इज़ ए नॉन क्वांटिटी। एंगल PNQ नॉन नहीं है, तो एंगल PNQ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकाली जाएगी PNQ की वैल्यू, देखो एंगल PNQ हमें यहाँ से भी मिल रहा है, इस ट्रायंगल में भी एंगल PNQ आ रहा है। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल PNQ, यहाँ से इन ट्रायंगल PNQ, ट्रायंगल PNQ अगर लें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, एक R1 दिख रहा है। चलो पहले हम एंगल्स के नाम लिख लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। एंगल QNP प्लस एंगल PNQ प्लस एंगल NQP इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। QNP देखो डायग्राम में, QNP और QPN, QNP और QPN, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, NQP ठीक लिखा है, QNP वो तो इधर हो गया, ये यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे लिखना था QPN, QPN, ठीक है। देखो QPN, तो ये है R1, ये हमें पता लगाना है, और ये है R2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल PNQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और ये बात ध्यान देना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रिज्म का क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आता है।
अब तुम सोचोगे डेरिवेशन तो इतना बड़ा है, ये एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है। तो ये डेरिवेशन जो इतना लंबा है, इसमें जो बीच बीच में इक्वेशंस आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पूरा डेरिवेशन पता होगा। जैसे कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, देखो राइट साइड में 180 डिग्री 180 डिग्री, एंगल पी एन क्यू, एंगल ए और एंगल R1 प्लस R2। यानी अगर हम एंगल ए की वैल्यू यहाँ से निकालें इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगी 180 माइनस पी एन क्यू, और R1 प्लस R2 की वैल्यू निकालें तो वो भी आएगी 180 माइनस पी एन क्यू। इसका मतलब है कि कंपेयर के बजाय फ्रॉम लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशंस से हमें ये बात मिल रही है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। देखो एंगल ए है 180 माइनस पी एन क्यू, R1 प्लस R2 है 180 माइनस पी एन क्यू। इसका मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन है कि एंगल ए और ये जो अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस हैं R1 R2, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन का एक सेक्शन हमने पूरा कर लिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन का R1 R2 के साथ रिलेशन निकालना है। ठीक है, ऐसे सेक्शंस याद रखेंगे कि पहले प्रिज्म एंगल का R1 R2 से रिलेशन निकालना है, वो हमने निकाल लिया। फिर एंगल ऑफ डेविएशन का R1 प्लस R2, नॉट R1 प्लस R2, डेविएशन का R1 और R2 के साथ रिलेशन निकालना है। ये दूसरा सेक्शन होगा इस लंबे से डेरिवेशन का। तो अब दूसरा सेक्शन करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को R1 और R2 के टर्म्स में निकालना है। तो देखो जरा डायग्राम में R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हमें पहचानना है। तो देखो ट्रायंगल MPQ में हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल MPQ में ये रिलेशन मिलेगा। इन ट्रायंगल MPQ देखो कैसे मिलेगा, MPQ में डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है डेल्टा। MPQ ट्रायंगल ये रहा, इसमें डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अंदर वाले जो दोनों एंगल है उनके सम के बराबर होता है। तो अंदर वाले एंगल्स कितने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, हम लिख देते हैं तो याद रखना इजी होगा, एंगल MPQ प्लस एंगल MQP। ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स। तो अब डेल्टा के अपोजिट में दो एंगल कौन से हैं, MPQ और MQP। तो MPQ की वैल्यू क्या है, ज़रा डायग्राम में देखो तो समझ में आएगा। डायग्राम में देखो, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंजस्टेड है डायग्राम, समझने में हो सकता है मुश्किल हो। तो हम वैल्यू लिख देते हैं, फिर तुम देखना उसकी वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी। MPQ की वैल्यू क्या है, MPQ की वैल्यू है I माइनस R1, देखो डायग्राम में है कि नहीं। और MQP की वैल्यू है E माइनस R2, देखो डायग्राम। हम तब तक आगे सॉल्व करते हैं, तुम डायग्राम देखो। I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये डेल्टा की वैल्यू है। देखो है कि नहीं, I कौन सा एंगल है, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ जो बना है, इसके बीच में I एंगल है। तो ये वाला एंगल भी I हुआ, कौन सा, MPN I हुआ, इसमें से R1 माइनस कर दिया तो MPQ आ गया, यानी कि I माइनस R1 वैल्यू होगी। सिमिलरली इस तरफ भी E माइनस R2 वैल्यू होगी। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देख लेना, बड़े स्क्रीन में समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा की ये वैल्यू आ गई। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है, डेल्टा मिल रहा है, I और E मिल रहा है। तो ये दूसरा सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक काम और कर सकते हैं कि जो A की वैल्यू थी, एंगल A की वैल्यू, वो चाहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम हम लोग बाद में करेंगे, वो हमें करना ही है बट बाद में करेंगे, अभी थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन R1 R2 के टर्म्स में हमें मिल गया। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आती है बात, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है। हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ग्राफ बनाओ।
तो ग्राफ का मतलब होता है कि हम लोग अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू चेंज होगी। यानी आई और डेल्टा जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो इनका जो रिलेशन है, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करेंगे वहाँ से भी पता चलेगा कि इनका जो रिलेशन होता है आई और डेल्टा का, वो कुछ इस तरह का आता है। इधर हम ले लेते हैं डेल्टा और इधर ले लेते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ऐसे ग्राफ का मतलब है कि बिगिनिंग में जब आई की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जनरली 35 डिग्री लेते हैं आई की वैल्यू शुरू में, तो डेल्टा की वैल्यू जो है उसमें लगभग आती है 50 के आसपास कुछ वैल्यू आती है, 50 डिग्री। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत तेज़ी के साथ घटता है, फिर एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, और ऐसा लगभग होता है आई की वैल्यू 55 डिग्री पर। यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते हैं 5-5 डिग्री करके, 35, 40, 45 ऐसे बढ़ाते रहते हैं। 55 जब आई होता है तो डेल्टा की वैल्यू घट करके हो जाती है 37 डिग्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। और उसके बाद देखो ग्राफ फिर से ऊपर जा रहा है, यानी आई की वैल्यू जब हम और बढ़ाते हैं 55 से ऊपर करते हैं तो डेल्टा फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इतना स्लोप नहीं रहता है जितना इधर है, बट बढ़ता है। तो ये जो वैल्यू है ग्राफ से पता चल रहा है, जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला 37 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे कम वैल्यू है, इससे कम और नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, किसी किसी बुक में सिर्फ मिनिमम डेविएशन लिखा होगा तो उसका मीनिंग यही होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, जब लैब में एक्सपेरिमेंट करने का मौका शायद मिल जाए, कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हुए, इस बार एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिला, बट अगर मिलता है और चाहे तो ओ लैब्स में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है, यानी ये वाली जो कंडीशन होती है, उस समय आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ इमरजेंस भी उतना ही हो जाता है। और दूसरी बात, R1 और R2 की वैल्यू भी बराबर हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब एंगल ऑफ डेविएशन होता है मिनिमम। ठीक है, तो अब इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, और इसके पीछे जो इक्वेशन आई थी A = R1 + R2 वाली, दोनों में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, when the angle of deviation is minimum, यानी कि डेल्टा = डेल्टा m जब है तब I = E होता है, एंड R1 = R2 = R मान लो हो गया। ठीक है, डेल्टा बराबर डेल्टा m जब होगा तो I बराबर E होगा, और R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे और मान लो R हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारा क्या था? A = R1 + R2 ये था, तो R1 + R2 दोनों R हो गए तो = 2R हो जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी A/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जो है लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, R = A/2। और इक्वेशन 4 में भी इसको अप्लाई कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 में भी ये सारी चीज़ें हम लगा दें, तो डेल्टा जो था वो तो डेल्टा m हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन हो गया। I और E दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर हो गया 2I, R1 + R2 2R हो गया, और 2R बराबर A भी है, चाहे तो A भी लिख सकते हैं। तो चलो हम R1 + R2 = 2R = A यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा डेल्टा m आ गया, यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिलेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिलेगी। वो कितनी आएगी? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा m + A/2, ये I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बताया ना, जैसे डेरिवेशन बहुत लंबा है,
लेकिन इसमें जो बीच बीच में इक्वेशंस आते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन बनता है। पूरा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। पहले ज़माने में आते थे लंबे लंबे क्वेश्चन, अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट तुम्हें जब तक पूरा डेरिवेशन याद नहीं होगा, ये बीच बीच में आए हुए इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई। हमारा पर्पस क्या था? ये सब करने का पर्पस था स्नेल्स लॉ में आई और आर की वैल्यू लिखना और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन निकालना। तो हमें आई और आर पता चल गए हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ वाली जो इक्वेशन है उसमें इनको यूज़ करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू क्या आएगा? साइन आई की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और साइन आर की वैल्यू क्या निकाली थी? साइन ए बाई 2। ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई, ये और लिखा है ओ आर और। ये जो इक्वेशन आई है इसको बोला जाता है प्रिज्म इक्वेशन या इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म इक्वेशन। ठीक है, यही हमें डिराइव करना था। अब इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, तो वो डिस्कशन क्या है? वो थिन प्रिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो थिन प्रिज्म के लिए डिस्कशन क्या है? इफ द प्रिज्म इज थिन, अगर थिन प्रिज्म है मतलब ए एंगल जो है, एंगल ए यानी कि प्रिज्म एंगल ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लैम्डा, लैम्डा नहीं डेल्टा, ये डेल्टा एम जो था, एज कंपेयर्ड टू डेल्टा। तो अगर डेल्टा के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है तो साइन जो वैल्यू होगी, साइन पर ज़्यादा इफेक्ट डेल्टा एम का होगा ना कि ए का होगा, यानी कि हम यहाँ पर ए को इग्नोर कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या हो जाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ए इग्नोर हो जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा एम बाई 2। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत बोल दिया, वैसा नहीं है। एंगल अगर छोटा है तो स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है? फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू एंगल के ही बराबर हो जाती है। यानी साइन थीटा, टेन फंक्शन में भी ऐसा होता है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो साइन के अंदर थीटा ये रहा हमारा और इधर ये थीटा है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगर लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, अब साइन फंक्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या था? ए बाई 2, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन क्या आ जाएगी? देयरफॉर एन इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, और इसको चाहे तो थोड़ा और सॉल्व कर दें तो डेल्टा एम इक्वल टू आ जाता है ए एन माइनस 1। ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आई थिंक नंबर 5 है और ये है नंबर 6। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड थिन प्रिज्म इक्वेशन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इसका क्वेश्चन जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बताया था कि एग्ज़ाम में 100% गारंटी है, ज़रूर आता है, तो प्रिज्म भी वैसा ही टॉपिक है। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, 100% गारंटी है कि आएगा ही।